अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर से शकीब अहमद हाजिर खिदमत। प्रोग्राम है सरसब्ज पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे मुल्क की जो आबादी की अक्सरियत है, तकरीबन 65 से 70% आबादी देहातों में रहती है और इसी हवाले से उसकी जो मईशत है उसका ताल्लुक ज़राअत से है। ज़राअत हमारी इकॉनमी की, हमारी मईशत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत की अगर बात करें तो इसकी दो जो शक्लें हैं, जो ज़्यादा नुमायाँ शक्लें हैं, उसमें एक तो ये है कि फसलें हैं और फसलों में फिर ये है कि फूड क्रॉप्स हैं और कैश क्रॉप्स हैं। दूसरी जो ज़राअत की सबसे अहम शक्ल है वो बागात हैं। पाकिस्तान इस हवाले से भी खुश नसीब और खुशबख्त मुल्क है कि इसकी जो ज़मीनें हैं उन पर हर तरह का फल उगता है, हर तरह का फूल है यहाँ पर। अगर हम पंजाब की बात करें, फिर उसमें जनूबी पंजाब की बात करें, तो यहाँ का जो आम है उसकी मिठास पूरी दुनिया तक पहुँचती है और इस इलाके के आम की वजह से ये इलाका पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। अगर सिंध की तरफ चले जाएं तो सिंध में पैदा होने वाली खजूर और उसकी जो अक़साम है वो भी फिर पूरी दुनिया में बेनज़ीर है। तो ये जो बागात हैं ज़राअत में, ये बहुत अहम हैसियत रखते हैं, इनकी बेपनाह अहमियत है और ये बहुत ही मुनाफा बख्श हैं ज़राअत के हवाले से। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि जो हमारे बागात हैं, जो हमारी जो ज़रई मईशत है, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी मौजूदा जो शक्ल है वो क्या है और हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, बागात से हम मज़ीद बेहतर मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे जो मेहमान आज हम शरीक गुफ्तगू करेंगे उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं महर इमरान अली जवत्ता साहब, बागबान हैं, और दूसरे मेहमान ज़फ़र हुसैन मेहे साहब, आपका ताल्लुक़ भी बागबानी के शोबे से है। और दूसरे जो मेरे मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बल्कि तीसरे मोहम्मद जमील गौरी साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और इनका शोबा भी बागात और सब्जियात का यानी फ्रूट और वेजिटेबल का है। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। और इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़। बागात आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है, आपका ताल्लुक़ भी इसी से है। हमारा जो पंजाब है और फिर जनूबी पंजाब है, इसमें बड़े बागात हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो फलों की अल्हम्दुलिल्लाह एक वैरायटी मौजूद है। और उसमें लेकिन ये है कि अब ज़माना तब्दील हो रहा है, हमें अपने बागात को भी जदीद बनाने की ज़रूरत है। आप आज बागात के हवाले से क्या चैलेंजेस देखते हैं कि जो किसान को दरपेश हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस शख्स ने थोड़ी कम मेहनत करके और ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल उठानी है और ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो बागात की तरफ आ जाए। बागात में इस वक्त चैलेंजेस ये हैं कि जो ग्रोवर है, जो किसान है, उसके ऊपर तवज्जो चाहिए, गवर्नमेंट को उस हिसाब से पॉलिसीज़ की तरतीब चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर जितना भी हमारे टेक्निकल लोग हैं, हमारे शोबा है, टेक्निकल शोबा है, बागवानी के शोबे से जो मुंसलिक लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसान की तरबियत करनी चाहिए ताकि जो किसान है वो ज़्यादा इसमें मुनाफा उठा सके। बागात के अंदर इस वक्त हमें क्लाइमेट का बड़ा इशू आ रहा है। क्लाइमेट का इतना रैपिड चेंज हुआ है, इस चेंज होने के साथ साथ आप देख लें जैसे दूसरी फसलात हैं, अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि कपास की हमारी तकरीबन 7 बिलियन से ज़्यादा की जो है हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है और पाकिस्तान को ज़र मुबादला कम आ रहा है। उसकी निस्बत हम लोग अगर जाते हैं मैंगो के ऊपर, मैंगो पे जाते हैं, हम किन्नू पे जाते हैं, हम आड़ू पे जाते हैं, अगर इन फसलों पे जाते हैं तो अब मैंगो हमारा बाहर जा रहा है और बहुत ज़्यादा मुनाफा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जिसको हम पिछली कमियों को अपने जीडीपी को बेहतर कर रहे हैं, जीडीपी के ऊपर एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है मैंगो इस वक्त। सर, बात यह है कि जो हमारा बागात हैं ये तो एक साइकिल है। ये अगर हम इसको थोड़ा सा इसके मसाइल को थोड़ा सा टैकल कर लें और थोड़ी सी मेहनत कर लें तो पूरे साल आप बागात से मुनाफा कमा रहे हैं। आप एक घर को बेहतर कर रहे हैं, आप एक मुल्क को बेहतर कर रहे हैं, अपनी जीडीपी को बेहतर कर रहे हैं। सर, बागात के अंदर हम जितने ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं हमें ये पता चलता है कि जैसे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ पपीते की।
पपीता पूरा साल जो है वो आपको फसल दे रहा है, ठीक है, वो एक घर को पाल रहा है, वो एक आपके मुआशरे में, आपकी मईशत में एक अहम रोल अदा कर रहा है, पूरे साल की फसल है बड़ी। उसके साथ आप देख लें मैंगो को देख लें, मैंगो आपका जैसे सिंधरा आम हो गया, वो सबसे बेहतरीन टाइम पे वो आ जाता है, उसमें मार्केट में आ जाता है, तकरीबन अप्रैल में, अप्रैल में के आखिर ऑलमोस्ट, और में, आपको मई एक में। जी, बहुत अच्छा ज़र मुबादला देता है, क्योंकि उस वक्त आम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप आगे चलें, जैसे अमरूद हो गया, अमरूद आ जाता है, अमरूद अब इस वक्त साल में 2 फसलें दे रहे हैं, लोग इसको उससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज़ इस वक्त आई है वो आड़ू आया है। आड़ू के अंदर ये हालात हुए हैं कि आड़ू मई में आ रहा है आपके पास, सिंध और पंजाब का आड़ू मई में उतरता है, मई में आप एक बेहतरीन ज़र मुबादलों से कमा सकते हैं। उस आपके बाद जाके शुमाली इलाकों से आएगा, आपके बाद अफगानिस्तान से आएगा, आपके पहले आप उठा लेंगे, कमा लेंगे उससे, उसके बाद जाके वो लोग बेचेंगे अपनी फसल को। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने बात की क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से जी ना, कि वो जी मौसमियाती तब्दीलियों का असर पड़ रहा है जी बागात पर जी भी। जी जी। हमारी जो यहाँ के मशहूर जो फलदार बागात हैं, उनका फल है, उसकी यील्ड पे क्या असर पड़ा है पिछले कुछ सालों में? मेरे ख्याल से जहाँ एक दर बंद होता है वहाँ दूसरे दर खुल जाते हैं। असल में यहाँ पे जो क्लाइमेट का जितना भी चेंज आया, उसने कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा असर गलत भी किया, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ भी हमें आ गए हैं। अब देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज से कुछ क्रॉप्स हैं मुतासिर हो गई हैं। ठीक है, जैसे आपकी कपास है, कपास आपके मुल्क में नहीं आ रही, या हमारे मतलब कि हमारे जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, इस बेल्ट के अंदर अब कपास क्लाइमेट उसको फेवर नहीं कर रहा। ठीक है, आम को कर रहे हैं, आम हमारा ठीक टाइम पे आ रहा है, आड़ू को कर रहे हैं, अमरूद को कर रहे हैं, लेकिन दूसरी फसलों को कर रहे हैं। हमें ये करना चाहिए, सबसे जो जिस तरह आप कह रहे थे कि हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले हम रिसर्च के अंदर आएं, हम टेक्निकल लोगों से देखें, पूछें कि बिल्कुल ठीक है, किस तरीके से हम कौन सी फसल से कितना मुनाफा कब कमा बिल्कुल सकते हैं। ठीक है। महेश साहब, अभी बात हो रही थी, आप क्योंकि सदर भी हैं मुल्तान मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन के, आम और सोन हलवा, इनकी मिठास जो है वो मशहूर है पूरी दुनिया में मुल्तान की। तो बतौर मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट के, आप कैसे देखते हैं कि, और ख़ास तौर पे ज़रा इसको लिंक कर लीजिएगा कि कोरोना की वजह से हमारी ये जो आम की फसल है और आम की जो एक्सपोर्ट है, उस पर क्या असरात मुरतब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शकीब, आपने मैंगो की बात की। मैंगो तो हमारी पहचान है, जी, मुल्तान और मैंगो को जुदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारे यहाँ जनूबी पंजाब यानी मुल्तान और बहावलपुर में 70% पाकिस्तान का आम पैदा होता है, और मुल्तान का आम जो है इंटरनेशनली माना जाता है। मुझे याद पड़ता है कि मलिक खुदा बुच्चा साहब हमारे वज़ीर ज़राअत होते थे, वो मुल्तान का आम जो है मलका एलिज़ाबेथ को, शाह फैसल को और पूरी दुनिया के जो लीडर थे उनको भेजा करते थे। आपकी बात से याद आ गया, जी सर। इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी, मैंगो डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर हुई। मैंगो डिप्लोमेसी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे, वो मैंगो डिप्लोमेसी को चलाते थे। अब आज भी हमारे वज़ीर आला साहब या वज़ीर आज़म साहब इंटरनेशनल जो हमारे नोन फिगर हैं उनको आम भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं कि हमारी पहचान है। मैं जापान गया हूँ 3 दफ़ा, मैंने वहाँ के लोगों को देखा है कि पाकिस्तानी या मुल्तानी आम स्पेशली, क्योंकि टेस्ट में जो है मुल्तान का आम सबसे बेहतर है। ठीक तो है, मैंने जापान में देखा है कि मुल्तान के आम को वो ऐसे देवता की शक्ल में पूजते हैं, और मुझे वो फरमाइश करते हैं कि हमें आम दिया जाए। वो इसलिए कि इसका एरोमा, इसका टेस्ट, इसका जो है वो दुनिया में सबसे अच्छा है। मगर हमारे इसकी पैट्रनाइजेशन सही नहीं हो रही, उसमें कसूर किसानों का भी है, मैं अपने पार्ट पर भी लूँगा, ठीक, और हुकूमत का भी है। मैं कहा करता हूँ कि एक आम जो है वो 1 लीटर पेट्रोल लेके आता है। ठीक है, हमारा जो मुश्किल है इस वक्त, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो तेल पर खर्च हो रहा है।
ہم اگر آم کو پیٹرنائز کریں اور جس طرح آسٹریلیا میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں یا دوسرے ملکوں میں اپنے آم کو یا اپنے فروٹ کو حکومتیں سنبھال کے ایکسپورٹ کرتی ہیں، اس طرح اگر ہم سنبھال کے ایکسپورٹ کر لیں تو ہمارا آم جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ ہمارے آم کا کلچر ایران میں، افغانستان میں، مڈل ایسٹ میں اور سنٹرل ایشیا میں بڑا چاہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ آج کل سمال ٹری پلانٹیشن کا دور چل رہا ہے۔ میں پچھلے سال مصر گیا تھا، میں وہاں سٹڈی کر کے آیا ہوں۔ ہم کوئی 60 کسان گئے تھے سندھ اور پنجاب سے، مینگو گروور، اور وہاں جا کے ہم نے سمال ٹری پلانٹیشن کو سٹڈی کیا۔ وہاں پر 1000 سے لے کے 1320 پودے 1 ایکڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ 15 سے 18 لاکھ روپیہ پر ایکڑ ارن کر رہے ہیں۔ اور بھائی صاحب ہمارے ہاں یہ ریشو کیا ہے چل پر رہے ایکڑ؟ ہمارے ہاں پر ایکڑ ہے، ہمارے بزرگ جو تھے وہ 16 آم لگاتے تھے 1 ایکڑ اچھا۔ میں، 16 سے پھر 25 ہوئے، پھر 30 ہوئے، پھر ہماری نسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60-70 پہ آئی ہے۔ اب جو ہے ہمارے وی سی صاحب، آصف صاحب، انہوں نے اس کو خاصا پیٹرنائز کیا ہے اور انہوں نے یہ پچھلے سال یہ پروگرام ارینج کیا تھا، تو ہم گئے تھے ان کی کولیبوریشن سے، انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہمارے ویزے وغیرہ لگوائے اور ہم گئے، ہم نے وہاں کے اسٹڈی کیا۔ میں گزارش کروں کہ جو سمال پلانٹ ہے، چھوٹا سمارٹ پلانٹ، اور اس کو اگر زیادہ تعداد میں لگایا جائے، اس کی پوری اپنا احتیاط سے اس کو تیار کیا جائے اور اس سے پیداوار لی جائے تو ہم بھی 12-15 لاکھ روپیہ پر ایکڑ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ 5 ایکڑ کا کاشتکار اگر اس پہ توجہ دے اور اس پہ صحیح پلانٹیشن کرے اور صحیح اس کی پریونشن کرے اور صحیح اس کی پریپیریشن کر کے اس کو ایکسپورٹ کوالٹی کا پیدا کرے تو 5 ایکڑ ایک بڑی فیملی کے لیے، اس کو پالنے کے لیے، اس کے وائٹ کالر کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہی پوچھتے ہیں پھر، کیونکہ ہمارے پاس محکمہ زراعت کے بھی ایک ایکسپرٹ موجود ہیں۔ جمیل صاحب، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے آم کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں پر ایکڑ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آ کر بمشکل کو 100 پودوں کے قریب پہنچے ہیں، وہاں پر 1000 پودے کا کلچر ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ زراعت اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور کیا اس حوالے سے ریسرچ پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شکیب صاحب۔ جو آم ہے بنیادی طور پہ سال ہر سال چلنے والا درخت ہے جی، اور ٹریڈیشنلی ہمارے جو باغات ہیں وہ 25، 36 اور زیادہ سے زیادہ 42 پودے فی ایکڑ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ذمہ دار جو ہے اس بات کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ جی میرا فلاں جو پودا ہے وہ 100 من تک بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پرانا پودا ہے 100 من تک بھی دیتا ہے۔ لیکن ریسرچ جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، اور ایس ٹی ایس کی جہاں تک بات کروں تو یہ ایک نئی آواز ہے مینگو پلانٹیشن کے حوالے سے، اور اس پہ گورنمنٹ کی بھی ریسرچ جاری ہے، یونیورسٹی بھی اس میں شامل ہے، ریسرچ کے ادارے مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان کی بھی ریسرچ جو ہے اس پہ ہو رہی ہے، اور ذمہ دار جو پروگریسو گروورز ہیں وہ بھی اب اس میدان میں آ گئے ہیں۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ذمہ دار ایس ٹی ایس کو اپنانا چاہے، 500 ایکڑ سے اوپر کی، 500 پودے فی ایکڑ سے اوپر کی بات کروں گا، ٹھیک ہے، جو اس نمبر کو اپنانا چاہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ آم کو ٹنل میں کاشت، جیسے ہم سبزیاں ٹنل میں لگاتے ہیں تو بالکل ایسے سمجھے کہ اس نے آم کو ٹنل میں کاشت ٹنل کر فارمنگ دیا ہے۔ کرنی پڑے گی، ٹھیک، اور ٹنل فارمنگ جو ہے وہ ایبسینٹی فارمر کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ عام جو باغات ہیں ان کا جو ہے وہ راؤنڈ دا ایئر کا ایک ہمارا کیلنڈر ہے، لیکن جو ایس ٹی ایس ہے اس کا راؤنڈ دی کلاک کا کیلنڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایس ٹی ایس میں اسپیشل جو چیز ہے وہ ہے پودے کی ٹریننگ۔ اگر آپ
पौधे की ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आप एसटीएस ना लगाएं। अगर आप पौधे की मखसूस हाइट बरकरार नहीं रख सकते तो आप एसटीएस ना लगाएं। ठीक है। लिहाजा जब कोई ज़िम्मेदार हमारे पास इस मशवरे के लिए आता है तो मैं अज़राए तफन्नुन उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपके दोनों जेबों में कैंचियाँ मौजूद हैं तो फिर आप एसटीएस पे ज़रूर आइए। ठीक है। ये इस चीज़ की ग्रेविटी को शो करती है कि आपने इसको इतनी तवज्जो देनी है। अब जितना इसके ऊपर प्लांटेशन हो गई, गालिबन 5000 एकड़ तक ये लग चुका है। तो अभी देखते हैं कि आने वाले सालों में ये हमारे इस माहौल में हमें क्या जो है इसका आउटपुट मिलेगा। बेहतरी की उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जिन ज़िम्मेदारों ने इसको लगाया है वो और जिस तरह वो इसको देखभाल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद है इंशाअल्लाह। और ये कंसेप्ट अल्ट्रा हाई डेंसिटी का बागात में तो हम कह सकते हैं आम में नया है, लेकिन क्रॉप्स में नया नहीं है। ठीक है। अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन में जो है 23 से 35 हज़ार तक जो है वो पौधों की रिकमेंडेशन होती है अकॉर्डिंग टू वैरायटी। लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आप 50,000 पौधे फी एकड़ भी जो है वो हमने विजिट किए हैं। उसमें जो बेसिक थीम है वो यही है कि आपने पौधे की जो हाइट है, पौधे की जो ऊंचाई है, उसको आपने एक मखसूस हाइट तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाने देना। नंबर एक। नंबर दो, हमें जितने ज़्यादा पौधे एकड़ के अंदर होंगे उतना ही हमें एक पौधे से कम फ्रूट की डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक। अब इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि एक आम जो है जिसका जुस्सा ज़्यादा है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, और हम उससे ज़्यादा की तवक्को करके बैठें कि ये हमें ज़्यादा फ्रूट देगा, मनों के हिसाब से फ्रूट दे, तो उसके लिए शकीब साहब ज़ाहिर है कि उस पौधे के ऊपर तवज्जो भी उतनी चाहिए, उसके न्यूट्रिशन, उसका स्प्रे प्रोग्राम, ठीक है, और उसकी बाकी जो कल्चरल मैनेजमेंट है। जहाँ पे एसटीएस में अगर आपने साइज़ को कंट्रोल कर लिया और तादाद ज़्यादा कर ली, जब नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा हो गए तो फिर एक पौधे से जो आपकी डिमांड है फ्रूट की वो कम हो जाएगी, जो कि वो पौधा आसानी से पूरी कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो एसटीएस का जो कंसेप्ट है हौसला कुन है, लेकिन अब इसमें जो 1300 पौधे फी एकड़ वाली बात है वो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स लगाए हैं उन्होंने। हाँ, जो डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन आम ज़िम्मेदारों के लिए चल रही है, जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो रिसर्च के इदारों ने दी हुई है, वो 22×27 यानी कि एक एकड़ में 72 पौधे तकरीबन ये बनते हैं। ठीक है, ताकि उनको वो अपने रिसोर्सेज के हवाले से मैनेज कर सके। इसके अलावा ज़िम्मेदार जो है वो अपनी मर्ज़ी से 100-200 पौधे ये लगा सकता है, ठीक है, 300 पौधे भी लगा सकता है। वो उसकी फिर अपनी एक जियोमेट्री है कि आपने एक एकड़ में पौधे लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना है, तो उसके हवाले से डिपार्टमेंट जो है वो उनको रिकमेंडेशन फराहम करता है। बिल्कुल ठीक है। जवाता साहब, ये अगर हम फलदार बागों की बात करें और फलों की बात करें, मुल्तान जैसे आमों के लिए मशहूर है, सिंध में लाड़काना अमरूद के लिए, और खजूर भी सिंध से बहुत ज़्यादा आती है। अगर इस हवाले से हम देखें तो ये बताइए कि क्योंकि आपका पता चला कि बड़ा प्रोएक्टिव और बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच है आपकी बागबानी के हवाले से, हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कौन सी चीज़ उसी बेहतरीन जायके की, जैसे सरगोदा का कीनू माल्टा बहुत अपने जायके के हवाले से मशहूर है, तो ये अगर सिंध में जाकर लगाया जाए तो कहाँ पर ज़्यादा अच्छे जायके के साथ पैदा होगा, और सिंध का कौन सा फल मुल्तान या सरगोदा में अच्छा जायका दे सकता है? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। जी, जिस तरह मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज बड़ा रैपिड हुआ है, इसमें यह है कि अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अब किन्नू आप पंजाब में लगा रहे हैं, पंजाब से मेरी मुराद है कि या जुनूबी पंजाब के अंदर आप लगा रहे हैं, जिस बेल्ट में हम बैठे हैं ये मैंगो की बेल्ट कहलाई जाती है, लेकिन यहाँ के किन्नू का जायका भी बहुत अच्छा है। अगर तवज्जो दी जाए और उसको संभाला जाए फल को, ये नहीं है कि फल आ गया है और हम वो ज़मींदार घर बैठा है, जी ठीक है वो 6 महीने की है बड़ी फसल और साल की फसल है और आ गई है और हम ठीक है कोई मसला, ये नहीं है। आपको अंदर खड़ा होना पड़ेगा, जैसे भाई कह रहे थे कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसकी संभाल रखनी पड़ेगी। जब जायका और वो आप देखते हैं तो वो आपकी यहाँ की जो खजूर है उसमें भी बहुत अच्छा जायका आता है, यहाँ के किन्नू का भी बड़ा अच्छा जायका आता है। हर चंद के ये जगह जो है मैंगो के लिए ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, कोई ज़ाती तौर पे तजर्बा किया किसी और फल का? मैंने किया जी, मैंने किया, मैंने किन्नू का किया, मैंने मिठे का किया,
सिट्रस में जितनी भी 2-3 नींबू का किया है और आड़ू का किया है। अनार का मैं आपको बड़ी बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ कि आपको मैं विज़िट कराऊंगा, यहाँ पे मेरे पास कोई 3 किस्म के अनार लगा खड़ा है, और जिसमें एक अलीपुर की भी है और अच्छा। दूसरे भी 2 वैरायटीज़ हैं। तो आप वहाँ आके मेरे पास अनार खाएं, आप कहेंगे कि यार ये सेम वही जायका दे रहे हैं। अच्छा। आपको जायका मिलेगा, लेकिन बात फिर हम वहीं पे आ जाती है कि आप उसको संभालें। मैं आपको एक छोटी सी इसमें चीज़ ऐड करता हूँ कि ट्यूनिस जो है, ट्यूनिस के अंदर वो फ्रूट की तरफ आए। पहले उनकी जीडीपी काफ़ी वीक थी। जब वो फ्रूट की तरफ आए तो वो इस कदर उन्होंने उसमें जद्दोजहद की और जदीदियत लेके आए, वो $6 अरब का सिर्फ फ्रूट बेचते हैं। अच्छा। आप मिस्र को देख लें, मिस्र जो है वो किन्नू का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पड़ा। मिस्र बहुत ज़्यादा किन्नू देता है। मुझे आज से कोई 10-12-15 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त हैं वो मिस्र गए तो उन्होंने आके बताया कि यार ये बड़ी हैरान कुन बात है, आप लोग शायद बिलीव नहीं करें। हमने क्या यार, कहता है जी ज़मीन भी देख लें मिस्र की, और वहाँ पे मैंने मैंगो ऑर्चर्ड देखा है। अच्छा। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि मिस्र के अंदर मैंगो ऑर्चर्ड। लेकिन सूरत हाल ये है, जितने भी अच्छे ग्रोअर्स हैं, जितने अच्छे ममालिक हैं, और वो ममालिक ये क्या कर रहे हैं, उनकी ज़रूरी जो ज़मीन है वो ख़त्म होती जा रही है, वो सहरा की तरफ आ रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि यार सहरा को भी हम काबिल काश बना दें। उनकी ज़मीन मैंने देखी है रोही और थल के बराबर, जी जी बिल्कुल ऐसे ही ये क्वालिटी है। मलिक साहब ठीक कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, जी। अगर बात करें इस हवाले से, मुल्तान में जैसे लीची बड़ी कामयाब है, जी जी और अच्छा एक चीज़ और कि जैसे अगर अरब मुल्कों की बात करें कि अगर अरब मुल्क अब जी आम उगाने पे आ रहे हैं, जी मिस्र आम उगाने जी पे आ जी रहा है, जी तो क्या उनके जो फल हैं, उनके जो बड़े और मुनाफा बख्श जी कि जैतून है, इंजीर है, कि जो हम ईरान से मंगवाते हैं या जो अरब मुल्कों से मंगवाते हैं, जो बाकी दुनिया से, जी क्या हमारे इलाके में जैतून, इंजीर और या ज़ाफ़रान, इनके हवाले से कोई तजर्बा? सर, जैतून हमारी आप देखें स्पेन से बढ़ जाएगी अच्छा। नेक्स्ट 2 ईयर्स में। उसकी वजह यह है कि हमारा ये जो इलाका जेहलम, चकवाल, इवन सवात, मैं सवात, रियासत सवात गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है, हमारे पास जो है कलम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास कुदरती उगा हुआ है जैतून, जैतून। उस पे कलमें हो रही हैं, और एक बजट 15 से 20 करोड़ रुपया आपका रखा जा रहा है हर बजट में, जो सिर्फ कलम कर रहे हैं इसको, जैतून को। ठीक है। और जैतून बहुत मुनाफा बख्श है। आजकल तो सवात में वो इसके मतलब जैतून का तेल निकालने के कारखाने छोटे छोटे लग रहे हैं, ज़िम्मेदार लगा रहे हैं, और इससे बड़ी फसल वो ले रहे हैं। जैतून हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, और आप देखना अगले 2 साल 4 सालों में यही स्पीड अगर रही तो हम स्पेन से ज़्यादा ये जैतून पैदा करने वाले मुल्कों में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। ये हमारा मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, हमारे पास एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बंदा बड़ा डेडिकेटेड है पाकिस्तान के लिए, वो अपने तौर पे ये इसको बडिंग करा रहा है और इसकी निगरानी कर रहा है। ठीक है। और गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो बजट रखा जाता है उस पर भी काम हो रहा है। हमारे लोग यहाँ पे, एक मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बंदा जो है वो प्रॉपर बंदा रखा जाए। अब मैंगो ग्रोअर, मैंगो MRI का मैं हूँ उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर फ्रॉम ज़िम्मेदार। ठीक है। तो मैंगो में पता क्या, कभी पीच का बंदा लगा देते हैं, कभी किन्नू का बंदा डायरेक्टर लगा देते हैं, तो उसमें फिर वो रिजल्ट नहीं आते। ठीक है। और MRI जो है उसको मज़ीद इक्विप किया जाए। मैं कहता हूं कि जैसे STS है, इसकी कोचिंग करनी चाहिए। जैसे मेरे भाई ने कहा कि इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रिमिंग चाहिए, पौधे की ट्रेनिंग। अच्छा, ये जरा बता भी दें क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन को पता नहीं होगा कि किस चीज़ जी, का पौधे को मुखफ़्फ़फ़ है। ट्रेन करना ये होता है। MRI किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ है? MRI मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया। जो एक ही इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, वो मुल्तान में है जी। और उसमें जो साहिब हमारे आते हैं वो इररेलेवेंट आते हैं, डायरेक्टर जो आते हैं। कभी
किन्नू, जिसने किन्नू पे 20 साल 25 साल काम किया है उसको डायरेक्टर बना देते हैं, किसी ने पीच पे काम किया है उसको बना देते हैं। तो मैंगो से रिलेटेड बंदे लगाने चाहिए ताकि वो मैंगो का काम आसानी से कर सकें। एक बात। दूसरी मेरी किसानों से अपील है कि वो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट से परे ना हो, हार्टिकल्चर से परे ना हो। ठीक है। अच्छा, इनके बंदे जाएं। मैं कहता हूं हमारे पास थानेदार आता है डेरे पर, हमारी नेगेटिव अप्रोच है। हमारे पास थानेदार आता है हमारे डेरे पर तो हम उसकी बलाएं लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का बंदा, मैं कहता हूं एग्रीकल्चर का बंदा हमारे किसी ब्यूरोक्रेट से कम नहीं है। जी। इसलिए कि उसने हमारी मईशत को बेहतर बनाना है, उसने हमारी रोजी रोटी का ख्याल करना है। जो आपके पास हॉर्टिकल्चर का बंदा या ज़राअत से रिलेटेड आए, मैं कहता हूं ही इज़ VVIP। बिल्कुल ठीक है। उसको अप्रोच करनी चाहिए, उसको ले आना चाहिए, उसको बाग दिखाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। चूंकि होता ये है कि मैं मैंगो से रिलेटेड आदमी हूँ, बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो मैं 1985 से मैंगो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी आ जाती है जो मेरे लिए अननोन होती है, मगर एक्सपर्ट हजरात को पता होता है कि यार ये नई बीमारी आई हुई है, वो कर सकते हैं, वो थ्योरी जानते हैं, वो प्रैक्टिकल जानते हैं। उनसे उनकी इतनी इज्जत करनी चाहिए जिस तरह आपके पास कोई मेहमान खसूसी आया है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि नौकर को कहा, मुंशी को कहा, यार इसको फिरा दे बाग, ये गलत बात है। हाँ जी। मैं कहता हूँ बोथ द वे हमारे अखराजात हो रहे हैं, जितने बड़े दफातर हैं इनके महकमा ज़राअत के बंदों के, अगर उनका किराया देखा जाए तो वो भी बहुत बनता है, इनके पास सारी सहूलियात हैं। इनसे जाके अप्रोच करनी चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए। और मैं कहता हूँ महीने में, 2 महीने में, क्वार्टर में एक ऐसा विजिट होना चाहिए बिल्कुल ठीक। इन माहिरीन के पास, बिल्कुल सही। अपने बाग के सिलसिले में। गौरी साहब, एक तो ये कि बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खूबसूरत बात जी। है कि महेश साहब ने कहा कि एक तो महकमा ज़राअत के लोग VVIPs का दर्जा रखना चाहिए उन्हें किसान की नज़र में, और वो होना चाहिए, और फार्मर को, ग्रोवर को इस चीज़ को महसूस करना चाहिए। एक तो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत इट बात शुड बी रेसिप्रोकल। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा अपने तजर्बे के हवाले से और अपने जो आपकी एक राय है माहिराना, कि हमारा जो किसान है, हमारा जो बागबान है बिलखुसूस, वो रिवायती तरीकों से हटकर काम करने पर तैयार होता है, कितना होता है या कितना वक्त ले रहा होता है कि जब आप उसको एक नई चीज़ और गैर रिवायती तरीकों और गैर रिवायती फलों की तरफ लाने की कोशिश करते हैं? शकीब साहब, इसमें जो मेन चीज़ है, ज़िम्मेदार का अपना नॉलेज और उसके अपने रिसोर्सेज, ये 2 चीज़ें हैं। बहुत खूब। बेहतर हैं तो वो रिस्क ले लेता है, ये बेहतर नहीं है तो उसकी रिस्क टेकिंग कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नए जो हमारे बागात के चैलेंजेस हैं, इनको समझने के लिए लर्निंग ज़िम्मेदार की बहुत ज़रूरी है। और लर्निंग जो है ये 2 वे प्रोसेस है। ठीक है। ठीक है। मैं मशकूर हूँ ज़फ़र महेश साहब का कि इनके ख़यालात एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के हवाले से बहुत ही आला है। और जो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट फील्ड में जाता है, लामहला उसने ज़िम्मेदार को नॉलेज देना है। ठीक है। एक हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमारे मुआशरे में 2 चीज़ों के माहिर आपको हर जगह मिल जाएंगे, और ये ज़राअत के किसी बड़े ने बात कही थी जो मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एक ट्रेनिंग में उन्होंने की थी कि एक तो आपको मज़हब का एक्सपर्ट हर जगह मिल जाएगा, और दूसरा एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है। टेकन एज ग्रांटेड, जब जिम्मेदार ये समझ लेता है कि मुझे पता है सारा कुछ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, साल से बाप दादा से देखता आ रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर जो हो रही है सो हो रही है, तो फिर जो है उसका लर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है। और जब जिम्मेदार फ्यूचर को देखते हुए और फ्यूचर ट्रेंड्स को समझते हुए इदारों से रुजू करता है, एक्सपर्ट्स को देखता है, एक्सपर्ट्स से मिलता है, तो फिर उसका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और ऐसी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं जी। तो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो फील्ड में जाते हैं, हम भी फील्ड में जाते हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो ज़िम्मेदार को समझ नहीं आ रहे होते कि मेरे बाग में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो फिर एड्रेस करना, ज़िम्मेदार को बताना, समझाना। मैं ये समझता हूँ कि
जब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट किसी ज़िम्मेदार के पास जाए, अगर ज़िम्मेदार उसको ड्यू कंसल्टेशन दे रहा है, तो जो नॉलेज उस वक्त ज़िम्मेदार को हासिल होता है वो सारी ज़िंदगी के लिए होता है। सुभान अल्लाह, उस बड़ी बात के खूबसूरत लिए बात। उस बात के लिए उसे दोबारा उस एक्सपर्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि आम का बाग हो या सिट्रस का बाग हो, इनका जो कैलेंडर है वो राउंड द ईयर है। ठीक है। ठीक हो गया। अगर कोई जिम्मेदार अपने बाग में बेहतरी चाहता है, अगर हम उस तक नहीं पहुंच सकते, जो कि हमारे लिए मुमकिन भी नहीं है कि हम हर जिम्मेदार तक पहुंच जाएं, अगर कोई जिम्मेदार इसकी बेहतरी चाहता है और वो एक्सपर्ट से मुलाकात करता है, उनसे मिलता है और अपने बाग में बेहतरी लाता है, तो ये वाहिद इसका हल है बागात में बेहतरी लाने का। आपने जवता साहब से बात की थी सिट्रस के हवाले से और मैंगो के हवाले से कि जी हमारा टेस्ट जो है यहाँ का कैसा है। अब मैं आपको लैया की मिसाल दूँ। लैया को मैं सदरन पंजाब का सरगोदा कहूँ तो गलत ना होगा, ठीक है। सिट्रस के हवाले से। ठीक है। थल का एरिया है हाँ जी। और रेत है। रेत है। हाँ जी। मैंने ऐसे ऐसे ऑर्चर्ड विजिट किए हैं कि जहाँ रेत में पौधे लगाए हुए हैं उन्होंने, जहाँ इन्होंने मिस्र की मिसाल दी है कि मिस्र में उन्होंने डेजर्ट में मैंगो लगाया हुआ है। तो ड्रिप इरिगेशन ने वो मुआवजात अब कर दिखाए हैं। बिल्कुल ठीक। ड्रिप इरिगेशन पे किन्नू जो मैंने लगा हुआ देखा, रेत में पौधे लगे हुए हैं और उनको जो है वो कंट्रोल्ड इरिगेशन दी जा रही है, और उस पे जो फ्रूट लगा हुआ है कमाल फ्रूट है, बहुत खूबसूरत और उतना ही खुश जायका। खुश जायका। क्यों? आपका जो फ्रूट का जायका है शकीब साहब, वो उसका जो मेन एलिमेंट है वो पोटाश है। ठीक है। आपके फ्रूट का मेकअप, फ्रूट की खूबसूरती, उसका साइज, इसमें पोटाश का किरदार है मेन। बहुत अच्छा। अगर हमारा जिम्मेदार अपने एक तो बाग की जो रेजिस्टेंस है बीमारियों के खिलाफ उसको बढ़ाना चाहता है, और दूसरे ये है कि अपने फ्रूट की खूबसूरती चाहता है और यील्ड ज़्यादा बेहतर चाहता है, तो वो पोटाश को अपने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में बागात के ज़रूर शामिल कर ले, जो कि हमारे बहुत सारे ज़िम्मेदार पोटाश को इसमें शामिल नहीं करते, लैग कर रहे हैं, लैग बहुत कर रहे लैग कर रहे हैं। और रिसर्च ये साबित करती है कि जिस वक्त कोई पौधा अपना फल जो है वो मुकम्मल करता है, तो उसके अगर हम रूट्स के जो एनालिसिस करें, ज़मीन जो मौजूद है, ठीक है, वहाँ से जो उसने न्यूट्रिएंट्स का अपटेक किया है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अपटेक जो है वो पौधा पोटाश का करता है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को ज़िम्मेदार हमारा समझ ले और इनको अडॉप्ट कर ले, तो कोई बैद नहीं कि बागबानी जो है उसकी बेहतर हो जाए। जहाँ और मिठास वहाँ पोटाश। और जैसे मैंने कहा है, अगर एक जिम्मेदार राउंड द ईयर का जो एक है प्रोग्राम बाग का, वो टाइम टू टाइम एक्सपर्ट्स के पास जाता रहे, मिलता रहे, तो 1 साल की बात है और कैलेंडर भी 1 साल का है। बस उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी उसकी अपनी है और बाग भी उसका अपना है। हाँ, इल्ला ये कि कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर जो है उसको कंसल्ट करना पड़े। बिल्कुल सही। तो ये उसको जो है सेटिस्फाई करने के लिए जो है काफ़ी होगा। सही। मैं साहब आपसे एक छोटा सा सवाल जी, हुक्म। कि आप क्योंकि मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, हमारे यहाँ अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए, बिलखुसूस मुल्तान का इलाका आम के लिए मशहूर है, लेकिन जहाँ मैं अपने बचपन में बाग देखता था आमों के, अब वहाँ पर देखता हूँ घर और मकान और हाउसिंग कॉलोनीज। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जितने घर बन रहे हैं, क्या उसी तरह हमारे यहाँ आमों के बाग दोबारा लग भी रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लग रहे हैं, बल्कि उससे बढ़ जाएंगे। बहुत खूब। मैं गुजारिश करूं कि ये जो स्मॉल ट्री प्लांटेशन का है, इसको अगर संभाल लिया जाए, जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि उसकी ट्रेनिंग और ट्रिमिंग हम सीख जाएं, और हम देखते हैं कि यार वो क्या कर रहा है, हमें खुद को आगे बढ़ना चाहिए और हर किसी को तजर्बा करना चाहिए। जिसके पास 1 मुरब्बा है उसमें वो 2 एकड़ पे लगाए। ठीक है, अगर वो कामयाब होता है, और ये ऐसा सिलसिला है कि हम बाग लगा के 12 साल 10 साल इंतजार करते थे जी। स्मॉल ट्री प्लांटेशन का ये मिरेकल है, इसका मोजा है कि ये आपको 3रे साल 4थे साल 5वें साल फल देना शुरू कर देता है। ठीक है। अब जो आप लगा रहे हैं
800 या 700 या जितने भाई ने 72 पौधे रिकमेंड किए हैं, जी 72 प्लांट्स अगर रिकमेंड हुए हैं माहिरीन की तरफ से, वो भी लगा लिए जाएं तो उसका ये होगा कि जितनी हमारी ये ज़मीन एक्वायर हो रही है और जितने हमारे कटिंग हो रही है, उससे ज़्यादा फल हम ले सकते हैं। एक बात। ठीक है। दूसरा, ये एक माइंड सेट अब चेंज हो गया है। जब हमारे परदादा फोर फादर्स ये साथ ही यूनिवर्सिटी के हमारे रकबे थे, तो वो मैंगो पे काम कर रहे थे, तो लोग कपास पे काम कर रहे थे, ठीक है। मेलसी के रोड पक्का और विहाड़ी में। और वो हमें कहा करते थे कि आपके आम से बहुत कम पैदावार आती है, हम कपास से बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है। आज मेरे पास बहुत सारे भाई साहबान हैं मेलसी से, कैरोड पक्का से, जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं उनके नाम मेंशन नहीं बिल्कुल करता, वो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, जो कपास के ग्रोअर थे, मेरे क्लास फेलो थे 70s में, वो उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे। आज वो आम काश्त कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जो है ना, एक कपास की कमी की वजह वो ये है कि वो रकबे जो हैं गन्ने की काश्त हो रही है या आम की काश्त हो रही है, बागों में तब्दील हो रहे हैं। बागों में तब्दील हो ठीक रहे है। हैं। बागों में तब्दील करके वो ये पीस ऑफ माइंड करते हैं कि यार हमें उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी जितनी कपास पे करना पड़ती है। ठीक है। मेहनत आम पे भी है, लेकिन इसका जो है रिटर्न ज्यादा है बनिस्बत कपास के, और मेहनत कम है। ठीक तो है। अब वो जो बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, मैं खिच्ची और अराई और ये साहिबान नून हैं, वो इन बागों की तरफ आ रहे हैं और उसकी कमी पूरी हो जाएगी। और फिर मैं अर्ज करूं, स्मॉल ट्री प्लांटेशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसा हमारे पास नुस्खा है। मैं स्टडी करके आया हूं, अभी मैंने फरवरी मार्च में मैंने साउथ अफ्रीका जाना है। ठीक है। विज़िट के लिए हम ज़िम्मेदार जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की आसिफ साहब ने हमें कोलेबोरेशन करके भेजना है। ठीक है। तो हम साउथ अफ्रीका जा रहा हूं, तो वहाँ भी हमने स्मॉल ट्री प्लांटेशन को विज़िट करना है। ठीक है। वो उस वक्त जो हम पिछले साल विज़िट कर आए थे, वो उस वक्त फल कट चुका था, ख़त्म हो चुका था, ठीक है। या कहीं कहीं फल लगा हुआ था, वो कटने वाला था। अब हम जाके बूर की पोजीशन देखेंगे कि जनाब फ्लावरिंग के दौरान स्मॉल ट्री प्लांटेशन का क्या होता है। ठीक है। उसमें फिर एक कॉन्सेप्ट है अपना पेनल्टी प्रूनिंग का, कि उसको कैसे प्रून किया जाता है, वो हमने जाके स्टडी करना है। तो मैं गुजारिश करूं कि जितने कट रहे हैं उससे ज़्यादा ये बढ़ जाए, लग रहे हैं। मैं गुजारिश करूं। दूसरी ये है कि हमारे गवर्नमेंट की जो है ना सरपरस्ती, जी वो बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। और उस सिलसिले में मैं एक बड़ा मेरे लिए पेनफुल है कि हमें किराए बड़े पड़ जाते हैं। मैं एक्सपोर्टर भी हूँ मैंगो का। ठीक है। हमें किरायों में बड़ी मुश्किल होती है, जो हम हवाई जहाज़ के ज़रिए भेजते हैं। चले इस फोरम से आपकी ये बात भी जी, मैं इस फोरम के ज़रिए हुकूमत, पिछले साल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, फ़खर इमाम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, इमरान खान भी इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं एक्सपोर्ट में। जब वो इसमें बड़े, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो हाल में बात हो रही थी कि कोरोना के क्या असरात हुए हैं। जी हम डरे हुए थे कोरोना की वजह से कि इस साल एक्सपोर्ट पे या बाग को उठाने में या बाग को मार्केट करने में बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह का फजल ये शामिल हुआ कि पिछले साल हमारे कम फल के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट डबल हुई है। वाह, हमारी एक्सपोर्ट डबल हुई है। फिर मैं आपके फोरम के हवाले से अर्ज करूंगा कि आम को जितना बाहर भेजा जाए, मैं कहता हूं एक दफ़ा पाकिस्तानी आम ऑस्ट्रेलियंस को, मेरे आम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलियंस को आपका आम जब जाता है कनाडा, तो अमेरिका से लोग आते हैं, कनाडा से खरीद जाते हैं। ठीक है। मुल्तानी आम आ गया, मुल्तानी आम आ गया, वो मुल्तानी आम को इतना प्रेफर करते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि जापान, कोरिया, ताइवान के अपना कोरिया के सफ़ीर एक दफ़ा आए थे मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने बड़ा वेलकम किया कि पाकिस्तानी आम खा के। ये ऑस्ट्रेलियन हमारे पास एम्बेसडर आते रहे हैं जब मैंगो शो होता है, तो उन्होंने मुल्तानी आम को बड़ा पसंद किया है। तो इस दफ़ा तो आपने खुद देखा होगा ख़बरों में
کہ عمران خان نے بھیجا تھا اس کو شہزادہ چارلس کو، تو شہزادہ چارلس اور اس کی وائف نے باقاعدہ اس کے لیے ٹویٹ کیا کہ ونڈرفل مینگو. جی تو یہ ہمارے آم کی کوالٹی اور ہمارے آم کی اس کی یونیکنس ہے، یونیکنس ہے کہ جناب ہمارے آم کو پسند کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر میں ایک اور آم کے بارے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں حکومت ہمیں نہ دے، اپنے طور پہ بنائے. جیسے انہوں نے پلپ پلانٹ لگایا ہے، جی ہمارا بہت سا آم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے جب ہم اس کو توڑتے ہیں، پکنگ کرتے ہیں اور اس کو جی سنبھالتے ہیں تو رکھنے میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، ہاں جی 45 47 ہوتا ہے. تو اس میں انسانی کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس جو لیبر ہوتی ہے وہ 2 3 4 گھنٹے تو اچھا کام کرتی ہے، اس کے بعد وہ گرانا شروع کر دیتی ہے، جی اس کو چوٹ لگانا شروع کر دیتی ہے، یا پھر ہمارے پاس رکھنے کے لیے کیریئر نہیں ہے. بہت سے میں اسٹوریج کا وہ مسئلہ ایک مسئلہ ہے. جی تو اگر ہمیں مطلب یہ چیزیں پرووائڈ کرے گورنمنٹ، ہمیں تھوڑی سی سہولت دے، اور ہمارے جتنے مینگو، ہم مینگو والے بڑی قوم کی خدمت کر رہے ہیں بالکل صحیح. ان دس سینس کہ ہم جنگلات کو بھی ترقی دے رہے ہیں. ہمارے حوالے سے ایک جنگل بن رہا ہے، آپ کو آکسیجن پرووائڈ ہو رہی ہے، آپ کو ٹمبر پرووائڈ ہو رہی ہے، آپ کو زمین کا زیور ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ زمین پہ درخت لگا دو، وہ زمین کا زیور ہے. میں کہتا ہوں کہ خالی زمین پہ آپ نے مینگو لگا دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے زمین کو ڈبل کر لیا. جی تو یہاں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ میں ہمیں فیسلٹی دے. بالکل ٹھیک. وہ فیسلٹی یوں دے، ایک تو ہمیں جی جو ہے ریفر پرووائڈ کیے جائیں بالکل ملتان والوں کو. جوتا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں، کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. جوتا صاحب، یہ جو ہمارا عام کسان ہے جس کے پاس تھوڑی زمین ہے، جو فوڈ کراپ بھی اگاتا ہے، گندم بھی اگاتا ہے، چاول بھی اگاتا ہے، اگر وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ پھلوں کی طرف آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی انکم پہ کتنا فرق پڑے گا، کتنا اثر پڑے گا؟ یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کے پاس زمین زیادہ ہے یا زمین کم ہے. ٹھیک ہے. وہ 1 ایکڑ سے بھی شروع کر سکتا ہے، وہ تھوڑے رقبے سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا، یوٹیوبرز نے اس قدر لوگوں کو پریشان کیا. یہ فصل اگائیں تو اس میں لاکھوں کا منافع ہے، اس میں لاکھوں کا منافع ہے، اس میں فلاں ہے. لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری فصلات ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی ساری فصلات کی جائیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ایک فصل پہ نہ اس کے پیچھے چلو، دوسری بھی کرو، تیسری بھی کرو. ایک میں اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان آیا ہے تو دوسری اس کو کور کرے، تیسری کور کرے. ٹھیک ہے. تھوڑی تھوڑی فصلات. مسی فصل کہتے جی تھے. بالکل، اس میں جانا چاہیے. مسی سے مراد مکس. ہاں مکس فصلیں ہو جائیں. جی. اچھا، آپ کے پاس آرچڈز ہیں، باغ آپ لگا رہے ہیں، کنو لگائیں، آم لگائیں، کھجور لگائیں، آڑو لگائیں، امرود لگائیں. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لگائیں گے. ایک تو یہ ایک آپ کا پورا سال کا اس میں پیسہ آتا رہے گا، آپ کا پیسہ سائیکل میں رہے گا. جو زمیندار کو